गुड मॉर्निंग किड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है सेक्शन फॉर्मूला। यानी कि नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। अब तक हमने पढ़ा है कि अगर दो पॉइंट्स हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दे रखे हैं, कार्टेशियन सिस्टम पे दे रखे हैं, तो हम कैसे उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। हमने उसके बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी समझे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व भी किए, और उसके बाद हमको अब समझ में आ गया है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको कैसे निकालना है। अब हम नेक्स्ट जिस चीज पर आ रहे हैं वो है सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला लर्न करने से पहले मैं आपको दो बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर मैंने ज्योमेट्री अब तक कंप्लीट कर दी होती तो ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपको आ गए होते, लेकिन क्योंकि मैंने ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं की है, इसलिए ये तो छोटे से कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आने चाहिए, समझ में आने चाहिए। उसी के बेसिस पे हम इस पर्टिकुलर सेक्शन फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो है सिमिलर ट्राइंगल और when two parallel lines cut by a traversal then adjacent angles are equal। तो देखते हैं ये चीजें क्या है और समझते हैं इस चीज को। तो जो पहला कॉन्सेप्ट हम समझेंगे वो है सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स बेसिकली क्या होते हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स वो होते हैं जो कि सिमिलर दिखते हैं, नहीं, बेसिकली सिमिलर ट्राइंगल वो होते हैं जिसमें जो कि तीन कंडीशंस में से कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन फिल कर दें। और ये तीन कंडीशन है ए या फिर ओनली ए, दूसरी कंडीशन है एस एस एस, और तीसरी कंडीशन है एस ए एस। अब ये ए एस 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 क्या है? तो बेसिकली ये तीन कंडीशन है। अगर इन तीन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। सिमिलर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, इसको हम कहते हैं टिल। इस पर्टिकुलर साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम कहते हैं अगर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो उसके लिए तीन कंडीशन, अगर उनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम कह देंगे कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर बेसिकली क्या है? अगर मैं इसको आपको ऐसे विजुअलाइज कराऊं कि एक छोटा ट्राइंगल लीजिए और एक बड़ा ट्राइंगल लीजिए, अगर मैं इस छोटे ट्राइंगल को एक्सपेंड कर दूं उसी प्रोपोर्शन में, तो ये छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगा, बिल्कुल उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा। सिमिलर वे में अगर मैं एक बड़ा ट्राइंगल लूं और उसको उसी प्रोपोर्शन में छोटा करता चला जाऊं, तो ये छोटा ट्राइंगल होने पर उस छोटे वाले ट्राइंगल पे बैठ जाएगा। तो बेसिकली दो ट्राइंगल सिमिलर तब होते हैं जब प्रोपोर्शनेटली वो दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम हो। पहली कंडीशन है ए या ए ट्रिपल ए। तो ए क्या है? ए का मतलब यह है कि दो ट्राइंगल सिमिलर तब होंगे अगर इनके दो एंगल्स इक्वल हों। कोई भी दो एंगल उसके इक्वल हो तो वो दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब मैंने यहां पे लिखा है ट्रिपल ए या ए, तो बेसिकली एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के दो एंगल्स अगर दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स से सेम है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है, तो ये होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई, और ये भी होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई। तो दो एंगल इक्वल होना या तीन एंगल इक्वल होना एक ही मतलब है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कंडीशन जो हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं ए। तो यानी कि सिंपली अगेन, अगर एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के दो एंगल्स दूसरे पर्टिकुलर एंगल के दो एंगल्स के इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। समझ में आया होगा आपको। दूसरी कंडीशन है एस एस एस। एस 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 कंडीशन यह है कि अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के एग्जैक्टली इक्वल है, ध्यान रखिएगा एग्जैक्टली इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। यानी कि अगर ये पर्टिकुलर ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया यहां पर और मैंने एक और ट्राइंगल ड्रॉ किया, इसकी तीनों की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड से इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहे जाएंगे। तीसरी कंडीशन है एस ए एस, जिसके अंदर ही कहता है कि अगर दो साइड किसी दूसरे ट्राइंगल की दोनों साइड के प्रोपोर्शन में है, मतलब अगर आर क्यू सी बी इन दोनों का प्रोपोर्शन इज इक्वल टू पी क्यू एंड ए बी, और इनके बीच का एक एंगल, जो इनके बीच का एंगल है वो दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं? बेसिकली मैं कह रहा हूं इफ ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर इज इक्वल टू सम आर और सम टर्म, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे अगर एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल क्यू।
अगर ये दोनों कंडीशन फिल हो जाती है तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर ट्राइंगल दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब देखिए ये एस ए एस है, ये हो गया एस, ये हो गया ए, और ये भी हो गया एस। आपको समझ में आ गया होगा कि एस ए एस के अंदर किस तरह से हम दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मैंने बताया क्यों है आपको, इसका एक रीजन है और मैं अभी 2 मिनट के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये मैंने आपको क्यों बताया है। लेकिन आपको होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर अगर होता है तो उसमें 3 कंडीशंस में से एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ट्राइंगल एबीसी पीक्यूआर के इक्वल या सिमिलर है भी तो उसका क्या मतलब है, मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे, आइए समझते हैं। तो अगर ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR तो इसके अंदर 2 चीजें हमको समझ में आती हैं। पहली चीज, दोनों ट्राइंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और उनकी रेशो सेम है, यानी कि AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल टू CA डिवाइडेड बाय RP which is equal to some constant और some ratio। तो यानी कि तीनों की तीनों साइड प्रोपोर्शनल है, पहली चीज। और दूसरी कंडीशन और दूसरी चीज जो निकालती है वो है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो ये दोनों के दोनों आउटकम हमको मिलते हैं अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। ये हमको हेल्प करेगा सेक्शन फॉर्मूले में अपना फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, इसलिए मैंने आपको सिमिलर कॉन्सेप्ट का, सिमिलर ट्राइंगल्स का ये कॉन्सेप्ट समझाया है। इसके अलावा मेरे को एक कॉन्सेप्ट और समझाना है जो कि है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रावर्सल कट कर रही है तो उसमें कौन से एंगल ऐसे हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है इस टाइम पे इक्वल होंगे। बहुत सारे एंगल्स होते हैं जब दो पैरेलल लाइंस ट्रावर्सल को कट करती हैं जो कि इक्वल होते हैं, या फिर उनका सम 180 होता है या 90 होता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। लेकिन मैं अभी वो सारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ वो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं जो कि सेक्शन फॉर्मूला को समझाने के लिए हेल्पफुल है। तो मैं वो चीज आपको बताऊंगा जो कि सेक्शन फॉर्मूला में आपको हेल्प करेगी और किस तरह से उसको हम ड्राइव करेंगे। तो मैं उतना ही स्कोप पकड़ रहा हूं बस पैरेलल लाइंस ट्रावर्सल के थ्रू कट करने का। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रावर्सल एक लाइन कट कर रही है तो उसके एंगल ये, इसको हम कहेंगे एंगल 1, और ये एंगल, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे और इनको हम कहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये अभी मैं नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा ये सब चीजें। और शायद आपने 9th ग्रेड में पढ़ा भी होगा ये कि ये दोनों एंगल क्यों इक्वल होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं, सोच रहा हूं कि शायद आपको ये चीज नहीं पता हो, तो इसलिए ये दोनों के दोनों एंगल होंगे इक्वल और ये कहे जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और ये दोनों, ये दूसरी चीज सिमिलर ट्राइंगल के अलावा हमको हेल्प करेगी जब हम डिफाइन करेंगे या फिर हम डिराइव करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो आपको दो चीजें समझ में आ गई होंगी, सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट, सिमिलर ट्राइंगल से हम क्या क्या आउटकम निकालते हैं, और दूसरी पर्टिकुलर चीज जो कि है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जो कि दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रावर्सल कट करती है तो कौन से दो एंगल इक्वल होते हैं। ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला का 7.3 सेक्शन, जिसमें कि वो क्या है, क्वेश्चन दिया है, हम इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे पहले कि सेक्शन फॉर्मूला को ड्राइव कैसे करना है। हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और जैसे मैंने आपको कहा इसके अंदर हम दो कॉन्सेप्ट इंक्लूड करेंगे, पहला है सिमिलर ट्राइंगल और दूसरा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर टू पैरेलल लाइंस व्हेन दे आर कट बाय ट्रावर्सल। तो लेट अस रिकॉल द सिचुएशन। ओके फाइन, सपोज अ टेलीफोन कंपनी वांट्स टू पोजीशन अ रिले टावर एट P बिटवीन A एंड B, यानी कि वो ये कह रहा है कि एक कंपनी, टेलीकॉम कंपनी, सपोज कीजिए वो रिलायंस या फिर एयरटेल या वोडाफोन आइडिया, BSNL, कोई भी कंपनी है, वो चाहती है कि P पॉइंट पर एक टावर इरेक्ट करे। और ये टावर जो है पॉइंट A जो कि हमने यहां पे लिया है ओरिजिन, और पॉइंट B जो कि 3615 है, अभी क्वेश्चन में आगे आएगा कि ये 3615 का फॉर्मूला है। ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है P, ये A और B के बीच में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन।
द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम बी इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए, यानी कि जो टावर है पॉइंट पी, इसका डिस्टेंस बी से ए के कंपैरेटिवली ट्वाइस है, यानी कि ये आपका है 2 और ये आपका है 1। रेशियो बिटवीन पी बी एंड ए पी इज 2:1। उसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, इफ P लाइज ऑन AB इट विल डिवाइड AB इन द रेशियो 1:2, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ वी टेक A एज द ओरिजिन, जो कि हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, एंड 1 किलोमीटर एज 1 यूनिट, 1 यूनिट मींस लाइक जो हमारा एक सेक्शन है ये, यानी कि पर्टिकुलर सेक्शन जो है ये 1 किलोमीटर है। As 1 unit on both the axes, the coordinates of B will be 3615, जो कि मैं ऑलरेडी वहां पे लिख चुका हूं कि कोऑर्डिनेट्स B के 3615 हैं, और ये हम लिख चुके हैं यहां पे। तो बेसिकली ये एक जो डिस्टेंस है इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 36 किलोमीटर ऑन एक्स एक्सिस और 15 किलोमीटर ऑन वाई एक्सिस। उसके बाद देखते हैं कि वो हमसे चाह क्या रहा है। सो इन ऑर्डर टू नो द पोजीशन ऑफ द टावर वी मस्ट नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। हाउ डू वी फाइंड दीज कोऑर्डिनेट्स, मतलब हमको अगर ये फाइंड करना है कि पी कहां पे लगना चाहिए, तो हमको पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं एक्स और वाई। तो हम ये देखते हैं कि हम ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। याद कीजिए सिमिलर ट्राइंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर से आप ये देखिए लाइन ए ई और लाइन पी सी, ये दोनों की दोनों लाइन ए ई और लाइन पी सी दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और एक ट्रांवर्सल बी ए यानी कि ए बी इनको कट कर रही है। तो आपको बताया था मैंने कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों इक्वल होंगे। और एंगल ओडीपी 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। PCB ये भी 90 डिग्री है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो यानी कि हमारी ए कंडीशन के कॉन्सेप्ट से ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल दोनों 90 डिग्री है। तो ये कंडीशन प्रूफ हो गई कि ए के थ्रू ये दोनों ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ADP इज सिमिलर टू ट्राइंगल PCB। समझ में आ गया होगा आपको कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हमने प्रूव किए कि सिमिलर है। और मैंने आपको बताया था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स की रेशो सेम यानी कि कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब OD डिवाइडेड बाय PC, OD डिवाइडेड बाय PC विल बी इक्वल टू DP डिवाइडेड बाय BC, DP डिवाइडेड बाय BC which is again equal to BP divided by AP, BP divided by AP। और हमको पता है कि BP और AP इनकी रेशो कितनी है, 2:1, क्योंकि हमने कहा था कि P जो है वो ऐसा पॉइंट है जो कि AB पर लाई कर रहा है और उसका डिस्टेंस B से डबल है एज कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम A। तो अब हमको ये पता चल गया, हमको इसके अंदर वैल्यूज रखनी है। वैल्यूज कैसे रखेंगे, पहले हम देखते हैं कि OD और PC क्या है। तो आप देखिए कि OE और OD हमको पता है, OE है 36, जबकि AD है X। तो अगर OE 36 है, OD X है, तो DE होगा 36 माइनस X। समझ में आ गया होगा आपको कि DE 36 माइनस X के वजह से हुआ। और यही चीज हम यहां पर रख सकते हैं क्योंकि DE इज ऑल्सो इक्वल टू PC, DE PC के इक्वल भी है। तो इसलिए हम इस पर्टिकुलर OD डिवाइड बाय PC के अंदर ये दोनों की दोनों वैल्यूज रख सकते हैं। तो OD हो गया X और PC जो कि DE के इक्वल है हो गया 36 माइनस X विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1। एक हो गया ये फॉर्मूला जो कि हमको सॉल्व करना है, और दूसरा हो गया DP डिवाइड बाय BC इज ऑल्सो इक्वल टू 2:1। अब DP क्या है देखते हैं, D और P है Y और BE है 15। तो अगर DP
y है तो EC भी y ही होगा, और EB हमारा 15 है तो BC हो जाएगा 15 माइनस y। समझ में आ गया होगा आपको कि ये 15 माइनस y कैसे प्रूव हो गया है। अब हम यही वैल्यू रखते हैं यहां पर, dp हो गया y डिवाइडेड बाय bc हो गया 15 माइनस y विच इज इक्वल टू 2:1। अब दो इक्वेशन मिल गई है हमको। अब ये दो इक्वेशन सॉल्व कर ले तो हमको x और y की वैल्यू पता चल जाएगी, और जैसे ही हमको x और y की वैल्यू पता चलेगी हमको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर टावर कहां पे फिट होनी चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा x इक्वल टू 72 माइनस 2x, एंड दूसरी y इक्वल टू 30 माइनस 2y, यानी कि इससे हो जाएगा x इज इक्वल टू 72 बाय 3 विच इज इक्वल टू 24, और यहां से हो जाएगा y इज इक्वल टू 30 बाय 3 यानी कि 10। तो x हो गया 24 और y हो गया 10, यानी कि कोऑर्डिनेट्स होगा इसके 24, 10। और इस तरह से हमने अपना फॉर्मूले के बिना, अभी हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, बिना सेक्शन फॉर्मूले के हमने सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्सेप्ट से अपनी वैल्यू निकाल ली है इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट की। होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे बार बार यही काम करना पड़ेगा, नहीं, आपको बार बार ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव नहीं करने हैं, आपको बार बार कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की एक्सियोम नहीं लिखनी है। आपके लिए एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आ रहा है अब। तो अब हम समझते हैं सेक्शन फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है, और उसके लिए हमने ये फिगर ड्रॉ किया है। लेकिन आप देखिए कि जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ की थी और उसके अंदर हमारे को ए पॉइंट ओरिजिन पे था, अब ए पॉइंट ओरिजिन से शिफ्ट होकर के हो गया है x1 y1 पर, और क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है जो हमने पहले किया था, लेकिन हमको यहां पे थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व करनी है। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं कि है क्या, और फिर देखेंगे कि हम करना क्या है। तो बेसिकली एक लाइन है ए बी, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब हमको एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इस लाइन ए बी को m1:m2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और वो पॉइंट हमने डिफाइन कर लिया है p, जिसकी वैल्यू है xy। तो आइए फाइंड आउट करते हैं एक ऐसा पॉइंट p जो कि लाइन ए बी को m1:m2 की रेशियो में निकाल रहा हो, व्हेन आपको a और b दोनों के दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि ट्रायंगल AQP और ट्रायंगल PCB दोनों के दोनों सिमिलर हैं। ट्रायंगल AQP इज सिमिलर टू ट्रायंगल PCB। हम बात कर रहे हैं इन दो ट्रायंगल्स की, ये और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, और बता चुका हूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, और Q और C दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, इसलिए ये हम प्रूव कर चुके हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसलिए इनकी रेशियोज भी प्रोपोर्शनेट होंगी। तो यानी कि हम लिख लेंगे यहां पर AQ डिवाइडेड बाय PC इज इक्वल टू QP डिवाइडेड बाय CB इज इक्वल टू AP डिवाइडेड बाय PB which is equal to m1:m2। तो आगे बढ़ने से पहले हमको वैल्यू निकालनी होगी AQPC की, और निकालनी होगी QP और RB की। तो आइए देखते हैं कि ये वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बहुत सिंपल चीज समझ लेते हैं, वो ये कि OT की वैल्यू है x2, बेसिकली x2 कोऑर्डिनेट है ये। OS की वैल्यू है x। फाइनली OR उसकी वैल्यू है x1, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो हमको ये तीन वैल्यू पता है, इससे हमको AQ और PC की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप देखिए, AQ इज इक्वल टू RS, तो अगर हमको RS की वैल्यू पता चल गई तो हमको AQ की वैल्यू पता चल जाएगी। सिमिलर PC इज इक्वल टू ST, यानी कि अगर ST की वैल्यू पता चल गई तो PC की वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखते हैं कि RS की वैल्यू क्या है। RS की वैल्यू है x, जो कि यहां तक का पॉइंट है, माइनस OR, यानी कि x माइनस x1। तो ये हो जाएगी x माइनस
x1, जबकि PC की वैल्यू है x2 माइनस x। अगर नहीं समझ में आया तो स्क्रीन को ध्यान से देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा सिर्फ अगर आप ये देख लेंगे तो यानी कि हमको AQ की वैल्यू मिल गई है, हमको PC की वैल्यू मिल गई है। हम यहां रख देते हैं AQ इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x, विच इज इक्वल टू m1 बाय m2। पहले हम x सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम y सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया x1 माइनस x2 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m1 इंटू m2। तो अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आता है, m2x माइनस m2x1 इज इक्वल टू m1x2 माइनस m1x। अब x की सारी टर्म्स हम ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जबकि x के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं वो हम ले आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये हो जाता है m2 प्लस m1, x हम निकाल लेंगे कॉमन, नहीं करना है। तो ये हो जाता है x की सारी टर्म्स हम एक तरफ ले आएंगे और x के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं वो हम ले जाएंगे दूसरी तरफ। तो ये हो जाएगा m2x प्लस m1x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1। इस टर्म में से हम x कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1, यानी कि x हो जाएगा x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा इस पर्टिकुलर x टर्मिनोलॉजी का फॉर्मूला, यानी कि ये x पॉइंट जो है वो है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अगर ये फॉर्मूला आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आपको लग रहा है मैं याद कैसे करूंगा, मैं तो एग्जाम में भूल जाऊंगा, डोंट वरी, आप मेरे एज के हो जाएंगे, इंजीनियरिंग करके MBA करके जॉब कर लेंगे, जॉब में एक्सेल भी कर लेंगे, तब भी आपको ये याद रहेगा कि x की वैल्यू क्या थी और y की वैल्यू क्या थी। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो y कोऑर्डिनेट भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो नेक्स्ट हमको निकालना है y एक्सिस जो QP और CB। अगर QP हमको चाहिए तो हमको चाहिए MC, क्योंकि QP और MC दोनों के दोनों इक्वल है। सिमिलर वे में हमको चाहिए अब BC, और ये BC की वैल्यू ये है। लेकिन अगर हमको ये निकालने हैं तीनों के तीनों पॉइंट, तो हमको उससे पहले ये देखना होगा कि TB, TC और TM कितने हैं, और ये निकालना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि TB है Y2, TC है Y, और लास्ट TM है Y1। तो हमको अब ये तीनों वैल्यू मिल गई हैं, TM, TC और TB, और हमको बाकी दो वैल्यू BC और TM यानी कि PQ निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो BC क्या होगा, BC होगा Y2 माइनस Y। तो हम इसको लिखते हैं Y2 माइनस Y विच इज इक्वल टू BC, और CM या फिर PQ वो होता है Y माइनस Y1। तो हम अब ये दोनों की दोनों BC और PQ की वैल्यू हम Y कोऑर्डिनेट फाइंड करने में लगा देंगे, जैसे कि हमने X कोऑर्डिनेट फाइंड करने में लगाया था। तो QP इज इक्वल टू Y माइनस Y1 डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू Y2 माइनस Y, which is again equal to m1 by m2। क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा m2y माइनस m2y1 इज इक्वल टू m1y2 प्लस m1y। तो इसको हम y की सारी टर्म्स एक तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी की सारे टर्म्स दूसरे तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा m1y प्लस m2y इज इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2। अब x में से हम निकाल लेंगे y कॉमन, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2y1
प्लस m1y2, और अगर हम y को यहीं छोड़ दें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और ये हो गया हमारा y का फॉर्मूला। जिस तरह से हमने x का फॉर्मूला निकाला था वैसे ही हमने y का फॉर्मूला भी निकाल लिया है। तो यानी कि हमारे पास अब x और y दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, और ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हैं इस पर्टिकुलर लाइन पर, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, x1 y1, x2 y2, एक पॉइंट है P जो कि डिवाइड कर रहा है x इस पर्टिकुलर लाइन को m1 m2 की रेशियो में, और हमको निकालना है x और y। तो ये पॉइंट हो जाते हैं x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और दूसरा y इज इक्वल टू वेरी सिमिलर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और अगर आपको डाउट हो रहा है कि यार मुझे ये फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, मैं याद नहीं कर पा रहा इस फॉर्मूले को, तो कैसे याद करूंगा? सिंपल, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला पूरा पूरा इंट्यूटिव है। आपको करना यह है कि m1 को मल्टीप्लाई करना है अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट से, उसके बाद m2 को मल्टीप्लाई करना है अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट से, और डिवाइड कर देना है m1 प्लस m2 से। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सिमिलर में m2 इंटू y1 प्लस m1 इंटू y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्या मुश्किल है इसके अंदर? कुछ भी नहीं, हो गया सॉल्व। तो आपको यह फॉर्मूला याद करने का बहुत ही आसान तरीका समझा दिया है मैंने, लेकिन याद रखना है कि फॉर्मूला आपको याद करने का तरीका बताया है, फॉर्मूला स्किप नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन आए इस पर्टिकुलर थ्योरम से रिलेटेड या इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, सबसे पहले आपको वहां पे फॉर्मूला लिखना है। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो आपको मैं क्या कह चुका हूं, टीचर इवैल्यूएटर आपके मार्क्स काट लेगा, और वो हमको नहीं करना है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, 100 आउट ऑफ 100। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के थ्रू दो स्पेशल केसेस हैं, वो भी हम देख लेते हैं, जिससे कि आपका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो जाए, और उसके बाद हम कवर करेंगे आज आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए कुछ सॉल्व क्वेश्चंस, और उसके बाद हम कवर करेंगे अनसॉल्व क्वेश्चन, और ये दोनों के दोनों हम आज ही के सेशन में कंप्लीट करेंगे। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, वरना ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। हम फर्स्ट सेक्शन के अंदर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे। और ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद मैं लूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं बार बार ये बुक दिखा करके अपनी मार्केटिंग और पब्लिसिटी कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में ये आपके बेनिफिट और हेल्प के लिए मैंने खरीदी है। ये है लास्ट 10 इयर्स के सीबीएसई के क्वेश्चंस फॉर मैथ, साइंस एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स आल्सो। मुझे सिर्फ मैथ साइंस पढ़ाना है, इसलिए मुझे उससे ही मतलब है, लेकिन इस पर्टिकुलर बुक से मैं आपके लिए सारे के सारे लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस पिक करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, और अपने सॉल्व क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस यानी कि अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम करेंगे PYQs, जिससे कि आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, मैं लास्ट 10 ईयर से क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं उसको बहुत इजीली सॉल्व कर लूंगा। तो यही मेरा टारगेट है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिस नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, और अगर आपको अभी समझ में आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपको 11th 12th में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, इसलिए मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले टॉपिक पकड़ा है रादर देन अलजेब्रा। तो पहला स्पेशल केस ये है कि जहां पे पॉइंट ए और बी दिए हुए हैं, ए इज x1 y1, b इज x2 y2, और एक पॉइंट p जो कि xy है, इसको k:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये स्पेशल केस इसलिए भी हेल्पफुल है क्योंकि इस पर्टिकुलर थ्योरम से या इस पर्टिकुलर स्पेशल केस से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्विकली और इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। k:1 है, हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्या करेंगे, k को मल्टीप्लाई करेंगे अपने अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट से, यानी कि x हो जाएगा k x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, और y हो जाएगा k
y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो ये m1 m2 से छुटकारा मिला आपको इस पर्टिकुलर स्पेशल केस के अंदर, और आपको सिंपल एक k की फॉर्म में आपको एक फॉर्मूला मिल गया। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि इससे ये कॉन्सेप्चुअल है, इसको रट्टा मारने की याद करने की जरूरत नहीं है। रट्टा आपको सिर्फ उसी फॉर्मूले का मारना है, बल्कि मैंने आपको एक तरीका बता दिया, इससे रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जिससे कि आपको पता चल गया है कि अगर कोई रेशियो दे रखी है तो उसको अपोजिट, उसके फार्दर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। और दूसरा केस है जिसके अंदर आपको एक लाइन दे रखी है ए बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2, और आपको यह पता लगाना है कि अगर कोई ऐसा पॉइंट P जो कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट x y हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब यह है कि इसकी रेशियो 1:1 है। तो हम इसी फॉर्मूले से फिर दोबारा सॉल्व करते हैं अपने बेसिक फॉर्मूले से, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। ध्यान रखना ऐसे डायग्राम मत बना के आना एग्जाम में, ये मैं आपको सब समझाने के लिए बता रहा हूं। तो हो जाएगा 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2, यानी कि x हो गया x1 प्लस x2 बाई 2, और y हो गया अगेन 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 विच इज 2। यानी कि इसका सिंपल फॉर्मूला हो गया, अगर कोई भी पॉइंट एक लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 हैं, तो उस पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट के बाइसेक्ट करने वाली पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y1 बाई 2। सिंपल, इजी, समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इस पर्टिकुलर चैप्टर का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमारा होता है खत्म। अब हम करते हैं सॉल्व क्वेश्चंस पहले, और उसके बाद हम करेंगे अनसॉल्व क्वेश्चंस। सॉल्व क्वेश्चन कुछ 5-6 हैं, और अनसॉल्व क्वेश्चन कुछ 10 के आसपास हैं, 10-12 के आसपास है। हम देखते हैं, फटाफट सॉल्व करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आपको अनसॉल्व क्वेश्चन चाहे मैं कराऊं, चाहे मैं आपको सॉल्व क्वेश्चन कराऊं, आपको साथ में नोटबुक लेकर के बैठना है। ये कोई मूवी नहीं है जो कि आप देख रहे हैं, रील नहीं है जो कि आप देख रहे हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। आपको साथ में नोटबुक लेकर बैठना है, तभी इस पर्टिकुलर वीडियो को आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। नोटबुक लिखिए, नोटबुक लेके बैठिए, एनसीईआरटी की बुक ओपन कीजिए, क्वेश्चन मैं यहां पे पढ़ूंगा, आप वही क्वेश्चन दोबारा से बुक में पढ़िए और उसको अपने नोटबुक पे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। आपका एम होना चाहिए कि आप मुझसे पहले सॉल्व कर दें। मैं मैथ्स में फास्ट अब नहीं हूं, अपने स्कूल टाइम में बहुत फास्ट हुआ करता था, लेकिन ऑब्वियसली स्कूल छोड़े हुए मुझे ऑलमोस्ट लाइक 25-26 साल हो गए हैं। मैंने 2000 में पास आउट किया था, अब 2025 चल रहा है, 25 साल हो चुके हैं। तो मैं अपने स्कूल में बहुत फास्ट हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में मैं आपसे फास्ट नहीं हूं, ना मैं आपसे फास्ट होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप मुझसे फास्ट हो। मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझा सकता हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट इजी वे में समझा सकता हूं, लॉजिकल वे में समझा सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, एग्जाम में आपको अपीयर होना है। मैं 10th और 12th और सब कुछ पढ़ चुका हूं, आपको अब 10th का एग्जाम देना है, तो फास्ट आपको होना बहुत जरूरी है। तो वो तभी होगा जब आप साथ में एनसीईआरटी की बुक लेके बैठेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ साथ और मुझसे पहले सॉल्व करेंगे। तो प्रॉमिस कीजिए आप ये काम करेंगे और मुझसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करके 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स के अंदर लेके आएंगे। तो पहला सॉल्व क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का है, ऑब्वियसली सॉल्व है, इसलिए मैं फिर भी कराऊंगा क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट से आपको इसको रिलेट करना है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं सारे सारे सॉल्व क्वेश्चंस भी। हम अनसॉल्व क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सॉल्व क्वेश्चन करने पर आपको अनसॉल्व क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाता है। और आप ध्यान रखना, मैं आपको इसमें सॉल्व क्वेश्चन करने का मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको ये समझाऊं कि जो हमने पढ़ा है अभी तक और जो हम अब एप्लीकेशन कर रहे हैं उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स की, वो किस तरह से लिंक होती है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो ऑफ 3:1 इंटरनली। सिंपल है, हमने फॉर्मूला याद कर लिया है, समझ में आ गया है। लेकिन आपको मैं बता चुका हूं, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो, जब भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन वर्ड्स में है। वर्ड्स में क्वेश्चन आपको समझ में आए और आप ये इंश्योर करें कि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए, उससे पहले आपको बनाना होगा उसका एक वर्किंग डायग्राम। वर्किंग डायग्राम मतलब मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट में जो पॉइंट्स हैं वो है 4, -3 एंड 8, 5, और आप चाहते हैं कि एक पॉइंट मिल जाए जो इसको 3:1 की रेशियो में डिवाइड कर दे। अब आप देखिए,
कि क्वेश्चन जो वर्ड्स में लिखा हुआ है वर्सेस मैंने जो डायग्राम बनाया है कौन सा ज्यादा इजी है समझने के लिए। बार बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वर्सेस आप सिर्फ डायग्राम देखेंगे, आपको डायग्राम से एकदम करेक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा कनेक्ट कर लेंगे इससे आप। दूसरी चीज ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको कॉन्सेप्ट आता भी है लेकिन आप क्वेश्चन पेपर से या फिर नोटबुक से उतारने में जब आप नंबर्स लिखते हैं तो उसमें गलती कर देते हैं, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आते हुए भी आपके आते हैं 0 मार्क्स, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है और तब आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, मैं समझ सकता हूं उस चीज को, अंडरस्टैंड। पर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट भी पता है, आपको आंसर भी पता है कि कैसे सॉल्व करना है उसका, लेकिन फिर भी आप गलत करके आ जाते हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा सिन है वो। तो इसलिए एक वर्किंग डायग्राम हमेशा बनाइए, और वर्किंग डायग्राम अगर बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा अपने वर्ड, अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं, और इसको ईजी हो जाएगा विजुअलाइज करना। सिर्फ विजुअलाइजेशन पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूं, और इसलिए कि आप जो क्वेश्चन है उसको एग्जैक्टली आप सॉल्व करें, ना कि कोई फिक्टिशियस या फिर गलत क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाए डिफरेंट वैल्यूज के साथ। तो हम सॉल्व करते हैं। 4 - 3 और 8 5 और 3:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो पर्टिकुलर पॉइंट। तो हमको पहले फॉर्मूला लिखना है, और मैं आपको बाबा कह चुका हूं कि फॉर्मूला लिखना पहले बहुत जरूरी है। m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 एंड y इज इक्वल टू m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। मैं आगे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, लेकिन मेरा वहां पे फॉर्मूला लिखने का सिर्फ पर्पस ये है कि आपको ये याद दिलाना कि फॉर्मूला लिखना जरूरी है, फॉर्मूला लिखना जरूरी है। हर क्वेश्चन में पहले आप फॉर्मूला लिखिए, तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब निकालते हैं x विच इज इक्वल टू, जैसे मैंने बताया था, 3 × 8 + 1 × 4 डिवाइडेड बाय 4, और y है 3 × 5 + 1 × -3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा 28/4 कॉमा 15 - 12/4 विच इज इक्वल टू 7,3। यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है 7,3, जो कि इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट जो कि 4 - 3 और 8 5 से कनेक्ट करने से बन रही है, उसको 3:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in what ratio does the point -4 6 divide the line segment joining point A -6 10 and B 3 - 8। हमको इसमें रेशियो निकालनी है, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसका बिल्कुल रिवर्स है ये। हम फिर से अपना वही पहले कॉन्सेप्ट लगाते हैं। A is -6, 10, और ये पॉइंट जो है जो डिवाइड कर रहा है एक अनडिफाइंड रेशियो में, वो है -4, 6, और B पॉइंट यहां पर है 3 - 8। हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करेंगे। जो सेकंड और आसान तरीका है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हम अपने ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप चेक भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हमको पता ही है, हम अपने ट्रेडिशनल फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, जिसमें कि हम लिखेंगे x जो कि है -4 इज इक्वल टू m1 3m1 -6m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। पहले हम x निकालते हैं और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर रेशियो m1 और m2 में क्या आती है। फिर जो रेशियो आएगी उसको हम y पॉइंट में रख के देखेंगे और प्रूव करेंगे कि हमारी रेशियो सही है या नहीं। तो हम देख लेते हैं, -4m1 -4m2 इज इक्वल टू 3m1 -6m2। यानी कि अगर हम m1 को लेफ्ट में ले आए और m2 को राइट में, तो ये हो जाएगा -7m1 इज इक्वल टू -2m2, which is again equal to m1 is to m2 is equal to 2:7। यानी कि m1 और m2 की रेशियो है 2:7। पर ये क्या ये सही है? सही होगी, लेकिन क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं? बिल्कुल। हम निकालते हैं यहां पे अब y कोऑर्डिनेट। तो y हमारा है 6, which is 6 is equal to -8m1 plus 10m2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2। अब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को m1 m2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा -8m1 by m2 प्लस 10m1। शायद इस तरफ आ नहीं रहा होगा, लेकिन ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। 10m1 by m2 plus 10m1 minus 8m1 by m2 plus 10m1 minus 6m2 यानी कि m1 और m2 की रेशियो है 2:7। पर ये क्या ये सही है? सही होगी, लेकिन क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं? बिल्कुल। हम निकालते हैं यहां पे अब y कोऑर्डिनेट। तो y हमारा है 6, which is equal to -8m1 by m2 plus 10m1 minus 8m2 divided by m1 plus m2। अब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को m1 m2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा
तो हम जब इसको अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हैं m2 से, तो ये हो जाएगा इक्वल टू -8m1/m2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय m1/m2 प्लस 1। और हमको पता है कि m1/m2 इक्वल टू 2/7, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -8 इंटू 2/7 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2/7 प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसको। -16 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 54/9 दैट इज इक्वल टू 6। और अगर हम देखें यहां पे पीछे वाली शीट पर, तो इसका y कोऑर्डिनेट भी 6 था। यानी कि हमने प्रूफ कर दिया है कि अगर वैल्यू 2/7 है तो हमारा y कोऑर्डिनेट 6 आता है, और इस तरीके से हमने इसको प्रूव भी कर लिया है। आपको ध्यान रखिए कि प्रूफिंग कॉन्सेप्ट भी आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का पार्ट है कि पहले आप निकालें m1 m2 की रेशियो, उसके बाद उसको प्रूफ करें। कई बार वो आपसे यही स्पेसिफिकली पूछ भी सकता है प्रूफ इट, तो आपको तो लिखना ही लिखना है। लेकिन अगर प्रूफ नहीं पूछता है तो भी बी ऑन सेफर साइड इसको आप लिख दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमने जो पहले पार्ट में देखा था वो हमने इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को m1 और m2 की रेशियो में एज्यूम किया था डिवाइड हो रहा है। अब हम तरीका अपनाते हैं कि ये लाइन सेगमेंट k:1 की रेशियो में डिवाइड हो रहा है। p पॉइंट -4,6 इसको k:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखते हैं कि क्या वो उससे इजीली सॉल्व हो जाता है। तो अपना वही तरीका अपनाते हैं। फॉर्मूला जो है हमारा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 इज k और m2 इज 1, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा -4 इज इक्वल टू 3k minus 6 divided by k plus 1. That means -4k minus 4 is equal to 3k minus 6. That means हम k को एक तरफ ले जाते हैं तो हो जाएगा 7k is equal to 2, k is equal to 2/7। तो अगर आप देखेंगे पीछे भी हमको इसी तरह से आया था क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया था, वो भी था 2/7 m1 टू m2 की रेशियो, और यहां पे भी हमने k की वैल्यू निकाल ली है 2/7। लेकिन ये तरीका मुझे ज्यादा आसान लग रहा है। आप बताइए मुझे कौन सा तरीका आसान लग रहा है आपको? ऑब्वियसली जब m1 m2 दो डिफरेंट वेरिएबल्स हो जाते हैं तो कंफ्यूजन तो होता ही है, क्योंकि दो वेरिएबल्स चल रहे हैं। वेरिएबल्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कॉम्प्लिकेशन होती ही है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर, तो इसलिए मेरे को k वाला तरीका ज्यादा आसान लग रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो उसको k से सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन k से बहुत क्विकली सॉल्व हो गया। अब हम बस ये प्रूव करना है कि ये 2/7 रेशियो सही है या नहीं। तो जैसे हमने पहले प्रूव किया था m1 की वैल्यू निकाल m1:m2 की रेशियो निकाल करके उसको y कोऑर्डिनेट में पुट करके देखा था कि वैल्यू सेम ये आपका कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है या नहीं। वही हम चीज यहां पे कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे यहां पर k जो है अब 2/7, तो 2/7 इंटू -8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2/7 प्लस 1। ऑलमोस्ट सेम ही चीज आ गई है वैसे। ये हो जाएगा 54/9 दैट मींस 6, और यही चीज आपकी 6 है। तो इससे आपने प्रूफ भी कर दिया कि आपकी जो k की वैल्यू आई थी 2/7 वो करेक्ट थी, उसमें कोई गलती नहीं थी और कोई डाउट का स्कोप भी नहीं होना चाहिए। तो हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन क्या होता है? बाइसेक्शन बताया था। बाई मतलब दो, ट्राइसेक्शन मतलब 3, यानी कि कोई भी पॉइंट, कोई दो पॉइंट्स एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो वो कहलाता है ट्राइसेक्शन। तो हमको वो ट्राइसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने हैं ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2, -2 एंड -7, 4। तो पहले क्या करना है हमको? नो ब्रेनर, हमको पहले बनानी है लाइन जो कि है 2, -2 a और -7, 4 विच इज b, और ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और ये हमको ट्राइसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं जिसको हम मान लीजिए कहते हैं p एंड q। तो अगर पॉइंट ट्राइसेक्शन है तो यानी कि ये भी होगा 1, ये भी होगा 1, ये भी होगा 1, और AP होगा 1, तो PB होगा 2, 1 2। तो यानी कि AP is to PB is equal to 1:2। रेशियो पता चल गई हमको। क्या करना है? कुछ सिंपल। अगर हमको P की
पी किस पॉइंट, पी जो पॉइंट है वो ए और बी को किस रेशियो में डिवाइड करना है, तो हमको पी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं पी के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए हैं x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -7 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा 2 इंटू -2 ये है y कोऑर्डिनेट प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3/3 कॉमा 0 इक्वल टू -1 कॉमा 0। तो यानी कि p कोऑर्डिनेट हो गया -1 कॉमा 0। अब आप देखिए कि आपको p पॉइंट कोऑर्डिनेट मिल गया है, b कोऑर्डिनेट आपके पास है, आपको q की वैल्यू निकालनी है। q की वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहली चीज कि आप a और q की लेंथ, a और q और b किस प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रहे हैं वो आप देख लें, जो कि ऑब्वियसली 2:1 है, जो कि हमने अभी किया, इस वही तरीका है। दूसरा जो कि क्विक और इजियर वे है वो ये है कि pb का सेंटर पॉइंट अब हो गया है q, क्योंकि ये रेशियो 1:1 है। ध्यान रखिए मैंने अभी लिखा था 1:1। तो आपको जैसे ही p पॉइंट मिला, आपको पता चला कि pb का सेंटर पॉइंट है q, जो कि उसको बाइसेक्ट कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में। तो मैं अपना बहुत ही क्विक और सिंपल फॉर्म लगा दूंगा कि q पॉइंट के लिए जो है वो है -1 -7/2 एंड 0 + 4/2 विच इज इक्वल टू -4,2। तो q पॉइंट हो गया -4,2। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ट्राइसेक्शन का कॉन्सेप्ट और किस तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्विकर वे में करना है हमको। तो ये आपको अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज थोड़ा सा वीडियो को बैक रिवर्स कीजिए, रिवाइंड कीजिए और देखिए कि किस तरह से ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जो कि सॉल्व है, और ये क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस, जैसे ही वो गए x या y एक्सिस, आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए y एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू 0, x एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0, ये दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए आपके। आगे पढ़ते हैं। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5 - 6 and -1, -4, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यानी कि इसमें आपको दो चीजें निकालनी है, रेशियो और वो पॉइंट क्या है। अब पॉइंट निकालने से पहले क्या करना है हमको एक ही काम करना है, अपना वर्किंग डायग्राम बनाना है पहले। और वर्किंग डायग्राम में हमको बनाना है कि पॉइंट है 5, -6 और दूसरा पॉइंट है -1, -4। और यहां पे हमको जो पॉइंट इन रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो है k:1 की रेशियो, और जो पॉइंट इसको k:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट है 0, y। why 0, y? क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट एग्जिस्ट करता है y एक्सिस पर। आपको पता है y एक्सिस पे एग्जिस्ट करने वाला कोई भी पॉइंट, उसका x हमेशा कोऑर्डिनेट होगा 0। तो इसका हमने x कोऑर्डिनेट 0 कर दिया है, और अब हमको ये समझ में आ गया है कि ये करना कैसे है। लेकिन अब ध्यान रखिए एक चीज समझिए, कोई भी लीनियर इक्वेशन अलजेब्रा के अंदर है, अगर आपको एक वेरिएबल निकालना है तो आपको एक इक्वेशन चाहिए, दो वेरिएबल निकालने हैं तो दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल निकालने हैं तो तीन चाहिए, और n वेरिएबल निकालने हैं तो n इक्वेशंस चाहिए। अब यहां पे हमको निकालने हैं दो वेरिएबल k और y, वो कैसे होगा, सॉल्व कैसे होगा? आपको क्वेश्चन में ही उसने आंसर दे दिया है। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा है कि जब k निकालना हो तो 0 यूज करो, और जब कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो y यूज करो। कंफ्यूज्ड? आइए कंफ्यूजन दूर करता हूं। तो बेसिकली हम y कोऑर्डिनेट की जगह पहले निकालते हैं x कोऑर्डिनेट, जो कि हमको पता है ऑलरेडी 0 है। तो यानी कि एक इक्वेशन के अंदर हमको सिर्फ k ही फाइंड करना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 0 हमको गिवन है। 0 भी एक वैल्यू है, ध्यान रखिए। 0 कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, कोई अननोन वेरिएबल नहीं है। 0 भी एक वैल्यू है जो हमको ऑलरेडी उसने दे रखी है। तो 0 इज इक्वल टू k इंटू -4, दैट इज -k प्लस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, दैट मीन्स -k इज इक्वल टू -5 एंड k इज इक्वल टू 5। तो यानी कि ये रेशियो हो गई 5:1। अब ये रेशियो 5:1 पता चल गई हमको। अब हमारे लिए लास्ट वेरिएबल बचा है y। तो यानी कि अब हमको फिर से बस एक ही वेरिएबल निकालना है, तो एक इक्वेशन लगा देते हैं y की। तो y इज इक्वल टू
-20 -6/6, which is -26/6, which is equal टू -13/3। यानी कि रेशियो आपकी हो गई 5:1 और पॉइंट जो 0y है वो है 0, -13/3। तो देखिए आपको वैल्यूज दे रखी थी, दो आपको वेरिएबल निकालने थे k और y, लेकिन उसने आपको दो इक्वेशन भी दे रखी थी। कौन सी दो इक्वेशन? एक इक्वेशन x की और एक इक्वेशन y की। तो इस तरह से आपने दोनों वेरिएबल अपने निकाल लिए। आइए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ सॉल्व एक्सरसाइज का। इफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी, इसने ए और बी ए बी सी डी की वैल्यू दे रखी है, लेकिन उसके अंदर मैं देखता हूं डी के अंदर वैल्यू है पी जो कि अननोन है, एंड द वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। यानी कि ये चारों की चारों जो साइड्स हैं जो आपसे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो ये चाह रहा है कि पी की वैल्यू निकालना। अब पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि आपने 8th और 9th ग्रेड में पढ़ा होगा, और वो सिंपल प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी अगर पैरेललोग्राम है, और ध्यान रखिए पैरेललोग्राम जो है सिर्फ पैरेललोग्राम की बात ही नहीं कर रहे हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रोम्बस हो, इनमें से कोई भी अगर हो तो वो भी एक पैरेललोग्राम ही है। उनकी अलग प्रॉपर्टीज भी हैं पर बेसिकली है तो एक पैरेललोग्राम ही ना। तो अगर मान लीजिए वो आपको कहता है कि कोई भी एक फिगर दे रखी है जिसके की 4 पॉइंट दे रखे हैं और वो पैरेललोग्राम है, या फिर इनमें से कोई भी एक है। एग्जाम में हो सकता है कि वो पैरेललोग्राम देकर के ना देकर के रेक्टेंगल, स्क्वायर या रोम्बस दे दे, तो भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है उसको। तो आपको दे रखे हैं पॉइंट्स, पॉइंट है 6,1, 8,2, 9,4 एंड P,3। अब पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये है कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को करती हैं बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो बेसिकली अगर हम ए सी के डायगोनल से हम सेंटर पॉइंट निकाल लें इसका, और वो सेंटर पॉइंट निकालने के बाद हम बी डी डायगोनल का सेंटर पॉइंट निकालें और उसको इक्वेट कर दे तो आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी आराम से। कैसे देखते हैं। तो ए और सी का सेंटर पॉइंट क्या है? 6 + 9/2 एंड 4 + 1/2, यानी कि हो गया 15/2 और 5/2। तो यानी कि ये सेंटर पॉइंट हो गया इसका, जहां पे कि दोनों की दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रही हैं, 15/2 एंड P/2। x की वैल्यू 15/2 और y की वैल्यू 5/2। लेकिन हमको निकालना है P, और P है x कोऑर्डिनेट के अंदर, तो हम 5/2 को ना लेकर के सिर्फ 15/2 को लेते हैं। हम देखते हैं P + 8/2 विल बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट 15/2। दैट मींस P इज इक्वल टू 7। तो P हमारा आ गया 7। इजी, सिंपल। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है, फिर से बता दूं मैं कि इसने आपको पैरेललोग्राम दिया था। हो सकता है कि एग्जाम में आपको रेक्टेंगल दे दे, स्क्वायर दे दे, रोम्बस दे दे, उनकी कंडीशंस भी सेम ही होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम ही है कि दोनों की दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन अगर आपको किसी और फॉर्म में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, सॉल्व करके आना है। और इसी के साथ हमारे सारे के सारे सॉल्व क्वेश्चंस खत्म होते हैं और अब हम बढ़ेंगे अनसॉल्व क्वेश्चंस की तरफ। अब हमने ट्रेडिशनल वे से तो इस क्वेश्चन को निकाल लिया, अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक डिफरेंट वे से निकालने का ट्राई करेंगे, जो कि हमारे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका बता देगा।